लगभग 2300 वर्ष पहले भारतवर्ष में एक नगर था, पाटलिपुत्र, वर्तमान दिन का पटना, जो अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर के राजा सुबंदर नामक राजा थे, जिनकी रानी दुर्गा थी। दुर्गा रानी का सपना था कि उनका पुत्र भगवान बनेगा और उसका नाम अशोक होगा। दुर्गा रानी की कई सालों तक पूजा आराधना के बाद उन्हें एक सुंदर बालक हुआ, जिसका नाम अशोक रखा गया। अशोक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसने विद्या की अद्भुत शिक्षा प्राप्त की और राजा सुबंदर के अधीन राजा के प्रति नीति और युद्ध शास्त्र में अद्वितीय दक्षता दिखाई। जब अशोक युवा हुआ, तब उसने एक दिन एक भिक्षु के साथ बातचीत की, जिसने उसे बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया। इससे अशोक का मानवता और शांति के प्रति प्रेम बढ़ा और उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह अपने राज्य को शांति, समृद्धि और सहयोग की भावना में बदलेगा। अशोक ने सांगमनेरा युद्ध के बाद अपने पिता की स्थानीय सत्याग्रह के समय एक बड़ा बदलाव किया। उसने शांति की राह पर अपने प्रजा के साथ मिलकर काम किया और उसने विभिन्न धर्मों के प्रति समर्पित रूप से एक समृद्ध राज्य बनाया। उसने सांगमनेरा प्रास्ताविक लड़ाई के बाद शांति की बातचीत का पहला समझौता किया, जिससे उनके राज्य में शांति की स्थिति स्थाप। अशोक सम्राट ने स्वयं बौद्ध बनकर भी बहुत बड़ी गुणिता का उत्थान किया और अपने राज्य को एक समृद्धि और शांति का प्रतीक बनाया। उसका संबोधन धम्मा अशोक, अशोकास धम्मा, एक अनुष्ठानिक सार्वजनिक नीति थी, जिसमें शांति, सांविधानिकता और अहिंसा के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। अशोक सम्राट की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य, न्याय और मानवता के प्रति आदर रखकर हम अपने समाज में सुधार कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अशोक सम्राट का यह नया दृष्टिकोण उसकी दृढ़ नीतियों और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपने साम्राज्य क्षेत्र में समृद्धि की स्थापना करने के लिए भी कई पहल की। उसने सुनिश्चित किया कि सभी अपने राज्य में शिक्षा प्राप्त करें और उन्हें सभी धर्मों का समर्थन करने का अधिकार हो। अशोक ने अपनी बौद्ध धरोहर को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्तूप बनवाए, जिनमें से सांची का स्तूप विश्व धरोहर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा उसने अपने भूखंड में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कई पहलुओं में काम किया। हालांकि अशोक की शांतिपूर्ण और समृद्धिक नीतियों ने उसके राज्य को एक सुखद जीवन दिया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद राजवंश चौंका गया और अशोक वंश शीघ्र ही समाप्त हो गया। अशोक सम्राट की कहानी एक उत्कृष्ट नेता की भूमिका निभाती है, जिनकी दृढ़ नीतियां और शांति के सिद्धांतों ने उसके समय को नहीं ही बल्कि आज के समय में भी प्रेरित किया है। उसका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि एक सशक्त और उदार नेता कैसे अपने राज्य को समृद्धि और शांति की दिशा में मुखर कर सकता है। अशोक महान की मृत्यु के बारे में ऐतिहासिक विवाद हैं और कई सिद्धांतों और परिस्थितियों का समूह है। यह माना जाता है कि अशोक लगभग 232 ईसा पूर्व के आसपास में मरे थे, जब उनकी शासनकाल की अवधि लगभग 38 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के सटीक परिस्थितियों पर पूर्णता विवादास्पद है, क्योंकि यह समय के साथ हैं। एक सिद्धांत के अनुसार अशोक अपने राजमहल में प्राकृतिक मौत में गुजरे। कुछ विवेचनों के अनुसार उन्होंने अपने नीतियों की सफलता को देखकर शांति और संतुष्टि से आत्मा त्याग दिया। हालांकि इसके लिए ठोस ऐतिहासिक रूप से सिद्धांत नहीं है। एक और सिद्धांत के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच राजसी संघर्ष का सिलसिला हुआ और इसने उस समय को अस्थिरता और मौर्य साम्राज्य की क्षीणता की दिशा में बदल दिया। अशोक की मृत्यु के बाद हुआ यह संघर्ष साम्राज्य की कमजोरी में बढ़ोतरी करने का एक कारण बन सकता है, लेकिन इसके पूर्णता के लिए साक्षर ऐतिहासिक साक्षात्कार नहीं मिले। अशोक की मृत्यु के बारे में यह सभी सिद्धांत तथ्य और कल्पना का मेल है और यह साम्राज्य के अंत की अनेक कड़ियों को छूने का प्रयास करते हैं, लेकिन सटीकता की कमी है।